नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास कुमार है और आपका एसएससी स्टार कोचिंग सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी लोगों का स्वागत है स्टार कोचिंग के द्वारा चलाई जा रही विषयों में, जिसके अंतर्गत हमने हिंदी को देखा है, साथ ही साथ मैथ भी चला रही हैं। लेकिन जीएस के अगले जीडी के अगले बैच के प्रारंभ में हम जीएस को प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम पहला जो विषय है आज भारत का भूगोल लेकर तो इसे स्टार्ट करना चाहते हैं। तो ठीक है, आइए अब इसको स्टार्ट करते हैं। और देखो, ज़्यादातर भूगोल के जो प्रश्न है वो भारतीय भूगोल से ही ज़्यादातर आते हैं, ना कि विश्व के थे। लेकिन विश्व को भी हम विश्व के भूगोल को भी आगे स्टार्ट करेंगे। साथ ही साथ जीएस के अगले जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है और अर्थशास्त्र है, इसके अलावा और भी जो विषय हैं उनको भी आने वाले समय में देखेंगे। लेकिन शुरुआत हम पहले भारत के भूगोल से करते हैं, जिसके द्वारा ना केवल हर एक परीक्षा में लगभग 2 से 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो संभावना है कि जीडी में हो, चाहे एसआई में हो, या इसके अलावा और भी अन्य जगह अन्य एग्जामों में आपको जीएस के 4 से 5 क्वेश्चन नज़र आते हैं हर एक पेपर में। जिसके तहत आज हम भारत के भूगोल के अंतर्गत पहला गया है। भारत के भूगोल के अंतर्गत हम साइज एंड लोकेशन यानी भारत की आकार एवं स्थिति को जानेंगे। तो जिसकी शुरुआत अब मैं करने जा रहा हूँ। ओके, ठीक है, शुरुआत करते हैं। तो भारत की उत्पत्ति के बारे में जानते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप की कैसे उत्पत्ति हुई और इसका जो निर्माण है इस प्रकार कैसे हुआ कि इसके उत्तर में जहाँ हिमालय है, नीचे दक्षिण में हिंद महासागर है, वहीं देखें तो कई देशों से अलग इसकी अलग अलग भिन्न सीमाएँ लगती हैं। और ये कैसे एक हिमालय बृहद क्षेत्र का कैसे विकास हुआ है और ये किस प्रकार आज वर्तमान समय में स्थित है, ये पहले कहाँ पर था, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और ये कौन से महाद्वीप से टूट करके अलग विभाजित हुआ है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो क्रेटेशियस एक युग था, यानी कि क्रेटेशियस एक युग था। मैं आपको बता दूं कि क्रेटेशियस ज्योग्राफी को अलग अलग कालों में बांटा गया है, जिस काल के अंतर्गत जो सबसे पहला एक काल उनमें से है जिसका नाम है क्रेटेशियस युग के अंतर्गत ही हमारे पेंजियम महाद्वीप के विखंडन के बारे में बतलाया गया है। यानी यहाँ से जो वर्तमान में आज जिन महाद्वीपों का जो रूप हम देखते हैं वह पहले क्या इसी रूप में था, इससे भिन्न रूप में अवस्थित था। इसकी जो शुरुआत है पेंजिया जो महाद्वीप विखंडन सिद्धांत है, ये वैगनर महोदय द्वारा दिया गया है, जिसके अंतर्गत यह बतलाया गया है कि किस प्रकार पेंजिया का विखंडन हुआ है। जो वर्तमान रूप आज जिन हम महाद्वीप देखते हैं, क्या यह अतीत काल में पहले उसी जगह पर थी या फिर आज जो हम देखते हैं पहले अतीत काल में पहले कहीं और अवस्थित थी। तो इसकी शुरुआत ही हम देखते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप यहीं से टूटने के बाद, पेंजिया महाद्वीप से टूटने के बाद उत्तर की तरफ प्रभाव हुआ है, जिससे क्या है भारतीय उपमहाद्वीप का निर्माण हुआ है। तो हम स्टार्ट करते हैं उत्पत्ति के साथ ही। तो ज्योग्राफी के अंतर्गत हमारे कई भागों में बांटा गया है, जिसमें मानव निर्माण की बात करी गई है, मानव के विकास की बात की गई है, कैसे कैसे हमारी सभ्यताएं विकास हुई हैं, कैसे मानव का विकास हुआ है और किस प्रकार हमारे पर्वतों का, नदियों का, पठारों का, अलग अलग क्षेत्रों का कैसे विविध आयाम उत्पत्ति हुई है। उसी के अंतर्गत आज हम भारतीय उपमहाद्वीप को देखेंगे। तो ये क्रेटेशियस युग है। इस युग के अंतर्गत पेंजियम महाद्वीप का विखंडन हुआ है। पेंजियम महाद्वीप क्या है कि एक जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक मतलब भूगर्भ शास्त्री थे। उन्होंने क्या है महाद्वीप विखंडन सिद्धांत दिया है, जिस सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने बतलाया है कि जी पेंजिया जो वर्तमान स्वरूप आज महाद्वीपों का देखते हैं, जो वर्तमान स्वरूप तुम जिन महाद्वीपों देखती हैं वह अतीत काल में कहीं और अवस्थित था और एक बहुत बड़े विशालकाय महाद्वीप के रूप में एक स्थान पर संचित था, जिसे उन्होंने पेंजिया नाम दिया है ना। जो वर्तमान स्वरूप आज हम महाद्वीपों का देखते हैं, यह पहले यानी कि क्रेटेशियस युग के समय एक बहुत बड़े विस्तृत महाद्वीपों का निर्माण करता था, जिसे हम एक महाद्वीप के रूप में जानते थे, जिसका नाम था पेंजिया महाद्वीप। और इसके साथ ही इसके जो चारों तरफ है वहाँ पर जो महासागर का विकास हुआ है वो था पैंतरासा महासागर। यानी कि वैगनर महोदय के अनुसार जो वर्तमान में आप मानचित्र यानी कि महाद्वीपीय मानचित्र का रूप देखते हैं वह अतीत काल में ऐसा नहीं था, इसके विपरीत था। क्रेटेशियस युग में पेंजिया
मकर रेखा के और विषुवत रेखा के दक्षिणी ध्रुव के समीप डरबन के पास अवस्थित था, जिसका बाद इसका जो प्रवाह है यानी कि इसका विखंडन हुआ। विखंडन के अंतर्गत ऐसा माना जाता है, प्लेट विवर्तनिक थ्योरी के अंतर्गत या प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार यह बताया जाता है कि जी महाद्वीपों का विखंडन हमारे हॉटस्पॉटों की वजह से हुआ है। अब ये हॉटस्पॉट क्या होता है, यानी महाद्वीपों का जो विखंडन है वो हॉट स्पॉट के अंतर्गत हुआ है, जिससे क्या है महाद्वीप का विखंडन होने के साथ ही साथ इसका जो प्रवाह है उत्तर की तरफ हुआ है, पश्चिम की तरफ हुआ है और तुम्हारे दक्षिण की तरफ भी हुआ है। जो वर्तमान स्वरूप आज हम देखते हैं यह पंजाब के विखंडन के बाद ही हमारे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप और तुम्हारे एशिया महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के रूप में ये मानचित्र दिखाई पड़ता है, जिसका जो अतीत काल में पेंजिया महाद्वीप के विखंडन के बाद ही आज के मानचित्र यानी महाद्वीपों मानचित्र का विकास हुआ है। तो पेंजिया के विखंडन में जो सबसे सर्वमान्य सिद्धांत है उसे प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत कहते हैं, जिसके अंतर्गत जो सबसे पहले जो एक बल बताया है यानी महाद्वीप पे जो सबसे जो महाद्वीप पड़ा था जिसका नाम था पेंजिया, ये हॉट स्पॉट यानी हॉट स्पॉट बल के ऊपर अवस्थित था। यानी इसके हॉट स्पॉट के लगभग इस पे 20 हॉट स्पॉट उत्पन्न हुए और 20 हॉट स्पॉट उत्पन्न होने के साथ ही इसका विखंडन हुआ। अब मैं बताता हूँ हॉट स्पॉट होता क्या है। हॉट स्पॉट होता क्या है? हॉट स्पॉट का सिर्फ मतलब इतना सा है कि जैसे ये भूपट्टी है हमारी, ये क्या है भूपट्टी, और भूपट्टी के अंदर जैसे हमारा लावा होता है, जैसे लावा भरा हुआ है इसके नीचे, आपको पता है कि लावा के अंतर्गत हमारे ऊष्मीय पदार्थ पाए जाते हैं। ऊष्मीय पदार्थ मतलब जो ऊष्मा छोड़ते हैं, जो पदार्थ ऊष्मा छोड़ते हैं उन्हीं से उत्पन्न जो संवहन तरंगें होती हैं, यानी कि रेडियो एक्टिव पदार्थ से जो उत्पन्न हमारी तरंगें होती हैं ये होती हैं संवहन तरंगें। रेडियो एक्टिव पदार्थ का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जो लावा होता है हमारी क्रस्ट में, जो लावा होता है उस लावे से जो ऊष्मा बाहर निकलती है, ऊष्मा को निकलने साथ यहाँ से क्या है संवहन तरंगों का विकास होता है, जिससे जो भारतीय जैसे उत्तर अमेरिका है, अफ्रीका महाद्वीप है और एशिया महाद्वीप है, इनकी जो भूपट्टी ये टूटने लगी थी। यानी इस जो पेंजिया महाद्वीप है इसमें लगभग 20 हॉट स्पॉट उत्पन्न हुए थे। क्या हुए थे? 20 हॉट स्पॉट उत्पन्न हुए थे, जिसके अंदर क्या है जैसे रेडियो एक्टिव पदार्थ से जैसी ऊष्मा निकलती है तो हमारी संवहन तरंगें लगातार इस जो अवस्था है यानी कि लगातार इस भूपट्टी को का पतली करती जाती है, और पतली करने के साथ ही क्या है इस पर गुंबदानुमा आकृति लगातार बनती जाती है। गुंबदानुमाकार आकृति बनती जाती है और एक समय ऐसा आता है कि इसको ये तोड़ देता है, और तोड़ने के बाद ही क्या है यहाँ अपसरण का रूप हो जाता है, यानी अपसरण प्लेट का निर्माण हो जाता है, यानी अपसरण या अपसारी जिन्हें बोलते हैं, जिसका क्या है टूटने के बाद अलग हो जाता है। यानी कि हॉटस्पॉट क्या होता है कि किसी भी भूपट्टी को एक लंबे समय अंतराल में लगभग करोड़ों वर्ष हो गए या लाखों वर्ष, लाखों करोड़ों वर्ष के बाद इस भूपट्टी को संवहन तरंगें द्वारा छांट छांट के धीरे धीरे छांट छांट करके इसका क्या है पतली कर देता है, जिससे क्या ये महाद्वीप टूट जाते हैं, और टूट जाने के बाद ही इनका क्या है अपने समय में अलग अलग स्थानों पे क्या है विखंडन हुआ है, या इनका जो प्रवाह है वो अलग अलग समय में जैसे उत्तर की तरफ हुआ है, पूर्व की तरफ हुआ है और पश्चिम की तरफ हुआ है, जिसके अंतर्गत हमारे आज देखते हैं उत्तर अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है और अफ्रीका महाद्वीप है और तुम्हारा एशिया महाद्वीप है, इसका आज वर्तमान रूप हमें दिखाई पड़ता है। तो पेंजिया का विखंडन मेजर तौर पे हॉटस्पॉट से हुआ है, और हमने जाना हॉटस्पॉट क्या होती है। जैसे ये भूपट्टी है, यहाँ से रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होते हैं जिनसे ऊष्मा बाहर निकलती है, ऊष्मा निकलने साथ ही का इस भूपट्टी को लगातार पतली करती जाती है, और पतली करने के दौरान एक दिन ऐसा आता है कि इसको काट देती है, जिससे क्या यहाँ पे अपसारी प्लेट का निर्माण हो जाए, अपसारी परिसीमा का निर्माण होता है, जिससे क्या है महाद्वीप टूटने लगता है, और टूटने के साथ ही पेंजिया की तो प्रभाव किस हुआ, एक तो उत्तर में हुआ है हमारा, एक उत्तर की तरफ हुआ है जहाँ उत्तर पूर्व की तरफ भी हुआ है, पश्चिम की तरफ भी है, और दक्षिण में तुम्हारा अंटार्कटिका के रूप में यहाँ पर हो जाता है।
तो इसके जो महाद्वीप में जो वेगनर महोदय ने जो सिद्धांत दिया था उसके पक्ष में उन्होंने कई जैव आकृतिक, जैवीय, भूगर्भिक और समुद्र तलीय तथा जीवीय और वनस्पतीय रूप में क्या है उन्होंने इसके प्रमाण दिए हैं कि हाँ विखंडन हुआ है महाद्वीपों का। जैसे कि आज तौर पर आप देखिए कि जो वर्तमान स्वरूप आज हम जो महाद्वीपों का देखते हैं, क्या इनको हम अगर एक स्थान पर जोड़ते हैं, हम अगर एक स्थान पर जोड़ते हैं तो आप पाएंगे कि यहाँ ये ऐसा ही लगता है जैसे कि अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप और उत्तर अमेरिका को जोड़ा जाए तो बिल्कुल एक तरफा सही बैठेगा। जैसे इसको भी देख लीजिए, इस बारे गैफ को यहाँ पे देख लीजिए, और यहाँ पे जो मैक्सिको की खाड़ी है इसमें जो कैरेबियन द्वीप हैं इनको भी जोड़ने के साथ अगर हम देखते हैं तो आप जानेंगे कि हाँ जो वेगनर महोदय द्वारा बताया गया मानचित्र के रूप में आप जोड़ करके देखिए तो वास्तव में एक पेंजिया महाद्वीप का क्या विकास होगा। तो मेजर तौर पर हमने जाना कि महाद्वीपों का विखंडन कैसे हुआ है। तो हमारे जो वेगनर महोदय थे जो जर्मनी के भूगर्भवेत्ता थे, उन्होंने क्या है बताया क्या अलग अलग समय में जो वर्तमान स्वरूप आज हम महाद्वीपों का देखते हैं वो अतीत काल में कहीं और थे, जो कि एक पेंजिया बड़े महाद्वीप के रूप में विकसित था। इसका जो विखंडन होने के बाद ही आज वर्तमान महाद्वीपों का विकास हुआ है, और जिसके अंतर्गत ही हमारे का एक भारतीय उपमहाद्वीप का इसी में से विकास हुआ है। तो पेंजिया महाद्वीप के जो चारों तरफ जो महासागर था, यानी पेंजिया महाद्वीप के जो चारों तरफ महासागर था, उस महासागर का नाम था पैंथलासा महासागर। ठीक है, अब आपने जानी पेंजिया का कैसे विखंडन हुआ। मोटे तौर पर पेंजिया का विखंडन कैसे हुआ, जो वर्तमान में आज हम महाद्वीपों को देखते हैं वह अतीत काल में कहीं और थे। अतीत काल में कहीं और कहाँ पर थे, पेंजिया में। पेंजिया के एक बड़े विशालकाय महाद्वीप के रूप में अवस्थित है, जिनका क्या है विखंडन होने के बाद आज हमारे वर्तमान महाद्वीपों का विकास हुआ। और इसके अंतर्गत हम अब देखेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप का कैसे विकास हुआ है। अब युग को ध्यान रख सकते हैं, जैसे क्रेटेशियस युग, इसके अंतर्गत ही हमारे पेंजिया महाद्वीप का क्या है विखंडन हुआ है। तो ठीक है हम दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत देखेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप का किस तरह से प्रभाव हुआ है। तो देखिए यहाँ पर ये अब पेंजिया महाद्वीप है। पेंजिया महाद्वीप को ये जो हिस्सा है, पेंजिया महाद्वीप को यहाँ पे जो हिस्सा है इस प्रकार जो ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ जुड़ा होता है, यानी कि जो ये अफ्रीका महाद्वीप का जो दक्षिणी भाग है और ऑस्ट्रेलिया का जो दक्षिणी भाग है, इन्हीं दोनों के मध्य क्या है भारतीय उपमहाद्वीप स्थित था। यानी कि अफ्रीका महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप के मध्य यानी यहाँ पर जुड़ा हुआ था। यानी ये जो हमारा जो भारतीय उपमहाद्वीप है ये दक्षिणी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत क्या है जुड़ा हुआ था। और जैसी महाद्वीपों में महाद्वीप यानी पेंजिया महाद्वीप में क्या विखंडन शुरू हुआ, यानी 20 हॉटस्पॉट उत्पन्न हुए, और विखंडन के परिणाम स्वरूप ही हमारे यहाँ से क्या है अलग अलग भागों में टूटा। और टूटने के साथ ही जहाँ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पूर्व की तरफ प्रभावित हुआ, अफ्रीका महाद्वीप उत्तर की तरफ प्रभाव हुआ। इसके अलावा जो उत्तरी भाग है जिसे आप रूस साइबेरिया कहती हैं या यूरेशिया का भाग कहती हैं, वह भी उत्तर की तरफ प्रभावित हुआ। तो भारतीय उपमहाद्वीप भी यहाँ से क्या उत्तर की तरफ प्रभावित हुआ, यानी कि अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य इस संकरित क्षेत्र में यहाँ पर संकुचित क्षेत्र से विभक्त होकर के उत्तर की तरफ प्रभावित हुआ। जिसके कारण क्या है जैसी उत्तर की तरफ आगे की तरफ बढ़ा तो इसको क्या है हम दो नामों से जानते हैं। जैसे महाद्वीप क्योंकि इस साइड से छूटा हुआ है इसी को कहते थे हम गोंडवानालैंड। फिर अगर हम कहें तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यानी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इसको यस नाम से भी जाते हैं। और इसको कहा यूरेशियन प्लेट। क्या है यूरेशियन प्लेट, हिंदी में लिख देते हैं क्योंकि वैसे भी हम हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, क्यों ना हिंदी को ही प्रायोरिटी क्यों ना दिया जाए। ठीक है मैं इसको आगे बताता हूँ। तो हमारे जैसे ही हमारे भारतीय उपमहाद्वीप का विखंडन हुआ, इसको एक भाग था जिसको कहते थे ऑस्ट्रेलिया और भारत का जो संयुक्त रूप होता है ना जुड़ा हुआ, यानी प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार जो हमारे ऑस्ट्रेलिया और भारत का जो जुड़ा हुआ है उसको कहते हैं हम इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यानी क्या कहते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन
प्लेट। और जो अंगारा लैंड है इसको क्या कहते हैं? अंगारा लैंड कौन सा हिस्सा? ये वाला, जहाँ पर हमारे भारतीय उपमहाद्वीप से हिमालय के उत्तर में ना, इसको क्या कहते हैं? अंगारा लैंड। इसको क्या कहते हैं? अंगारा लैंड। जो भारतीय उपमहाद्वीप है, भारतीय उपमहाद्वीप को क्या कहते हैं? गोंडवाना लैंड, जो कि अफ्रीका के इस क्षेत्र से विभक्त होकर के उत्तर की तरफ प्रभावित हुआ और अपने समय में क्या है? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कह दीजिए, अंगारा लैंड कह दिए, या फिर यूरेशियन प्लेट कह दीजिए, यूरेशियन प्लेट कह दीजिए। इससे क्या है? विभक्त हुआ। यानी कि जब हमारा भारतीय उपमहाद्वीप उत्तर की तरफ प्रभावित हो रहा था तो यहाँ पर यूरेशियन प्लेट थी, और एक लगभग करोड़ों साल बीतने के बाद, यानी लाखों करोड़ साल एक समय बीतने के बाद, एक अतीत काल में, जिसे क्या कहते हैं हम? कार्बोनिफेरस युग। क्या कहते हैं? कार्बोनिफेरस युग। जैसे ही हमने क्रिकेटस युग थे, हमने शुरुआत करी भारतीय उपमहाद्वीप की, लेकिन इसके अंतर्गत भी करोड़ों साल कई युग चले, जिनमें से एक युग है जिसका नाम है कार्बोनिफेरस युग। क्या है? कार्बोनिफेरस युग। यानी कार्बोनिफेरस युग में ही हमारे हिमालय पर्वत का विकास हुआ है। कार्बोनिफेरस में ही हमारे हिमालय पर्वत का विकास हुआ है, जिसके अंतर्गत जहाँ पर हमारे अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, यानी कि यूरेशियन प्लेट और तुम्हारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का क्या है? यहाँ पर घर्षण हुआ, यानी आपस में टकराई। तो आपस में टकराने के बाद ही क्या, जैसे ये प्लेट आपस में टकराई, हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ज़्यादा घनत्व वाली थी और अधिक घनत्व होने के साथ ही क्या, यूरेशियन प्लेट के नीचे टकराई। यहाँ से ये जो प्लेटें यहाँ से यूरेशियन प्लेट के नीचे टकरा कर, देखिए जो मेंटल होता है उसमें छिपित होगी, जिसको वहाँ पर क्या उठा दिया गया। ठीक है, यानी कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और हमारी यूरेशियन प्लेट आपस में टकराने से क्या है, हमारे हिमालय पर्वत का विकास हुआ है। और एक तुम्हारे हेडियस महोदय ने भी दिया है प्लेट वर्तनिक सिद्धांत को, साथ ही साथ तुम्हारे जो जिसको क्या कहते हैं हम, तो इंडो ऑस्ट्रेलियन से सबसे जो बढ़िया जो बात बताई गई है, यानी कि किस सिद्धांत के अंतर्गत हमारे हिमालय पर्वत का विकास हुआ है, तो वो सबसे प्रख्यात हमारा बताया गया है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, जिसके अंतर्गत हमारी दो प्लेटें हैं। कौन कौन सी? एक यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। कौन सी? यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब आपस में टकराती हैं, क्या है? आपस में टकराती हैं। मैं इसका आपको चित्र बना के दिखाता हूँ थोड़ा, जिसके अंतर्गत आप बहुत अच्छे बेहतर ढंग से भी आप जान पाएंगे। तो आप ये, अब मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। चित्र बना देता हूँ मैं यहाँ पे। तो ये क्या है? हमारी इंडियन प्लेट है, ये हमारी क्या है? यूरेशियन प्लेट है। जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के समीप आती है तो इसके घर्षण करने के दौरान इस प्रकार छिपित हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पे जो भिजती है ना, ये यहाँ भिजने से ही क्या है, मलबा के विकसित होने से ही हमारे हिमालय पर्वत का विकास होता है। यानी कि जहाँ पर हमारे ये वाला जो क्षेत्र है, यानी कि कौन सी है? यूरेशियन प्लेट, यानी यूरेशियन प्लेट, यानी यूरेशियन प्लेट है। और ये कौन सी है? तुम्हारे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इन दोनों के मध्य टकराव से, यानी घर्षण से, यानी इस प्रकार, जैसे इस प्लेट को समझे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इसको समझे यूरेशियन प्लेट। क्योंकि इंडियन प्लेट अधिक घनत्व था, सीधी सी बात है, जिस वस्तु का कम घनत्व होगा वो अधिक घनत्व वाली वस्तु को हमेशा तैरेगी। तो जैसे कि यूरेशियन प्लेट है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। जब ये प्लेट जैसे हमारी ये यूरेशियन प्लेट, यानी यूरेशियन प्लेट के समीप आई, इसके मध्य जब यहाँ पर टकराई, तो इंडियन प्लेट जब इस प्रकार से आई तो यहाँ पर टकराई, यानी इस तरीक़ा से, यहाँ जो मैंने हाथ बना रखा है इस जगह यहाँ पर टकराई। और टकराने के बाद क्या, जैसे ये महाद्वीप पहुँचा तो ये भिजता है यहाँ पर, यानी मलबा बलित होकर भिजता है। मलबा क्या है? बलित होकर भिजता है। और भिजने के बाद ही क्या है, यहाँ पर एक पर्वत, यानी बलित पर्वतों की उत्पत्ति होती है, जिसे कहते हैं हम हिमालय पर्वत की उत्पत्ति होती है। तो आपने इसके अंतर्गत समझा कि जी हमारे हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। जब हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट
जब आपस में टकराती हैं यानी घनिष्ठता के साथ टकराती हैं को उसके टकराने से ही क्या है हमारे यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन का विभक्त हुआ है। देखिए जैसे ये हमारी इंडियन प्लेट इसके अंतर्गत चली जाती है, क्या है इंडियन प्लेट इसके मेंटल में नहीं जाती है। मैं आपको बता दूं बेनी ऑफ जोन का निर्माण नहीं करती है। तो मैं आपको बता दूं जैसी हमारी इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराती है तो इसको 3 रूपों में उठा देती है। इसको क्या है 3 रूपों में उठा देती है, जिससे क्या है एक तो इस प्रकार से होती है तुम्हारी, जैसे हिमालय पर्वत का एक हिस्सा हुआ, एक ये हुआ और एक ये हुआ, यानी कि इस प्रकार एक प्लेट हुई और दूसरी प्लेट यहाँ पे हुई। यानी कि एक प्लेट यानी इस प्रकार तीनों रूप में भगा देती है। जैसे ये हमारी इंडियन प्लेट है कि एक तो प्लेट हमारी सीधी यहाँ से चली जाती है, दूसरी इस प्रकार चली जाती है, तीसरी हमारी जैसे एक पहाड़ी ये हुआ। दोबारा बताता हूँ, सॉरी उसके लिए जगह कम है, इस वजह से गलती हो रही है थोड़ी। तो ये समझिए जैसे इंडियन प्लेट गई, ये है ऑस्ट्रेलियन प्लेट, तो इसको क्या है 3 भागों में इस प्रकार 3 भागों में क्या है उठा देती है, 3 भागों में उठा देती है। जिससे आप देखिए, ठीक है। तो एक तो तुम्हारी हो जाएगी इस प्रकार, एक हो जाएगा इस प्रकार, इस प्रकार, यानी 3 रूपों में क्या है उठा, यानी 3 रूपों में इस प्रकार हमारा हिमालय पर्वत उठा। और जिससे क्या है आप देखोगे कि वर्तमान में हिमालय के 3 रूप ही दिखाई पड़ते हैं हमें, हिमालय के 3 रूप ही हमको दिखाई पड़ते हैं, हमें 3 रूप ही हिमालय के हमें दिखाई पड़ते हैं, जिसे कहते हैं हम ट्रांस हिमालय, इसको क्या कहते हैं हम बृहद हिमालय, इसको क्या कहते हैं हम शिवालिक हिमालय। यानी इन 3 भागों में आज हिमालय पर्वत का हमारे का विकास हुआ है। तो आप समझे हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, और उत्पत्ति होने की आपने पूरी देखा और जाना इस चीज़ को कि हमारे भारतीय उपमहाद्वीप के कैसे निर्माण हुआ है। यानी कि जैसे वैगनर महोदय ने बताया था महाद्वीपीय विखंडन सिद्धांत के अंतर्गत, और आपने जाना कि कैसे कैसे महाद्वीपों का विखंडन हुआ हॉटस्पॉट के द्वारा, कैसे उत्तर की तरफ प्रभावित हुआ। उत्तर में जब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जब आपस में टकराए, उनके टकराने से क्या बलित मलबा बिछ गया, बिछोने के बाद ही क्या हमारे एक पर्वत का निर्माण हुआ, जिसे कहते हैं हम हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत का क्या है विकास हुआ है। तो आप देखते हैं वर्तमान स्वरूप में ट्रांस हिमालय, शिवालिक, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय और तुम्हारे शिवालिक हिमालय वर्तमान रूप चमकता है। तो उसके पीछे भी यही कारण है कि जो हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ये मेंटली में ना जा करके महाद्वीप की प्लेट के नीचे, जैसे ये प्लेट है इसके नीचे का छेदित हो जाती है नीचे, और इसे क्या 3 भागों में उठा देती है। और इसे उठा देने के बाद ही क्या हमारे ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय और शिवालिक हिमालय का विकास हुआ है। तो आपने जाना किस प्रकार हमारे महाद्वीपों तथा हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई छोटे तौर पे इसने आपने जाना कि इसके अंतर्गत हमारे हिमालय पर्वत की कैसे उत्पत्ति हुई और भारतीय उपमहाद्वीप की उत्पत्ति कैसी हुई, और आज जो वर्तमान स्वरूप हम अपने भारत का देखते हैं आपको समझने में अच्छी तरीक़ा से आया होगा। तो अब हम अगले क्रम पर चलते हैं, ठीक है। तो आपने ये समझा सब, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप चाहें तो चित्र बना सकते हैं इस पर। देखिए मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप चीज़ों को समझ पाएंगे। अगर बेस थोड़ा मजबूत होगा किस किस प्रकार उत्पत्ति हुई ऐसे आने को, तो मैं भी सीधा आपको भारत के राज्य पढ़ा सकता हूँ, क्षेत्रफल भी पढ़ा सकता हूँ, और सीधे राज्यों की सीमा के नाम भी बता सकता हूँ, और मैं सीधा आपको बता दूंगा कि आप ये पढ़िए। लेकिन जब तक आप थोड़ा विस्तार से नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा का मतलब है कि आप छोटे तौर पे पढ़िए, लेकिन ऐसा पढ़िए कि जब तक आपकी समझ विकसित हो, जिससे कि आप क्वेश्चनों को एक केवल ऑप्शन के तौर पर ना रख करके एक समझ के तौर पर भी कर पाएँ, जिसके अंतर्गत आप उन गलत ऑप्शंस को भी आप हटाने के बाद एक अच्छे तौर पर अपना रिजल्ट प्रस्तुत कर पाएँ। तो आइए अब हम आगे चलते हैं। तो हमने पेंजिया महाद्वीप का भी देख लिया, आप चाहें तो इस चित्र को बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे अपने भारतीय उपमहाद्वीप की। अब हम बात करेंगे भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप की बात करेंगे। तो आपको पता है उत्तरी हमारा, अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे गोलार्ध में यानी पृथ्वी के किस एरिया में हमारे भारतीय उपमहाद्वीप अवस्थित है,
भारतीय उपमहाद्वीप कहाँ पर अवस्थित है, ये बात को मैं जानना चाहता हूँ, आप बता सकते। तो आपको पता ही होगा, ये हमारा गोला है, इस गोले के अंदर 3 रेखाएं हैं, कर्क रेखा, श्वेत रेखा और मकर रेखा। तो हमारा आपको पता है भारत के बीचों बीच से, यानी यहाँ से होकर के यहाँ तक कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। तो आपको पता ही है भारत यहाँ पर अवस्थित है, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप कहाँ पर अवस्थित है हमारा, उत्तर पूर्वी गोलार्ध इसको कहते हैं, यानी उत्तर पूर्वी गोलार्ध इसको कह सकते हैं। तो आपने जाना उत्तर पूर्वी गोलार्ध। अब मैं आपसे पूछूंगा कि विश्व के सबसे बड़े देशों के नाम बताइए, जिसके अंतर्गत हमारा भारत अपना केवल नंबर पर आता है, 7वें स्थान पर आता है। तो आप बता सकते हैं, जरा सोचिए। तो इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप का कैसे हुआ था, और इसके बाद हम कौन कौन से देश हैं जो कौन कौन से देश हैं जो भारत क्षेत्रफल में सबसे अधिक विकसित हैं, जिनका अभी नाम हम जानेंगे। तो ठीक है, क्या आपने याद किया, मैं आपको जानना चाहता था। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। तो सबसे बड़ा जो देश है आपको पता है कि रूस है। क्या है, रूस है नंबर 1 पे। नंबर 2 पे क्या आ जाएगा, कनाडा। नंबर 2 पे आ जाएगा कनाडा। और नंबर 3 पे देखो, अगर आप लूसेंट के बेस पे चलेंगे तो उसमें चीन दया है यहाँ पे, लेकिन आप एनसीईआरटी देखिए, और साथ ही साथ जो यूपीपीएस पीसीएस के लिए जिसे हम कवर करते हैं उसे कहते हैं घटना चक्र, उसके अंतर्गत बताया गया है कि तीसरे स्थान पर क्या आता है हमारा, यूएसए आता है, ना कि चीन आता है। तो आप लूसेंट के आधार पर कह सकते हैं कि चीन आता है, लेकिन घटना चक्र और एनसीईआरटी के बेस पे आप कह सकते हैं यहाँ पे यूएसए आता है। और चौथे नंबर पे क्या आता है हमारा, चौथे नंबर पे आता है हमारा ब्राज़ील, ठीक है। चौथे नंबर पे क्या आता है हमारा, ब्राज़ील। चौथे नंबर पे क्या आता है हमारा, ब्राज़ील। और 5वें नंबर पर बताइए कौन सा देश आता है, सोचिए ज़रा, 5वें नंबर पर कौन सा देश आता है। 5वें नंबर पर आता है तुम्हारा, वो सोचो सोचो सोचो, 5वें नंबर पे तुम्हारा क्या आता है, 5वें नंबर पर आता है तुम्हारा, 5वें नंबर पे आता है तुम्हारा कौन सा देश आता है, बताइए थोड़ा, मैं जानना तो चाहता हूँ कि कौन सा देश आएगा, आप तभी तो बता पाएंगे। तो रूस, कनाडा, अरे सीधी सी बात है ना, ये गलत हो गया, सॉरी उसके लिए। यहाँ आएगा चीन, मैं जब भी तो कहूँ थोड़ा गलत से कैसे हो गया, चीन है, और तुम्हारा ब्राज़ील है, ब्राज़ील है, और छठे नंबर पर आ जाएगा तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया है, और क्या है और तुम्हारे 7वें नंबर पर है भारत। और 8वें नंबर पे क्या आ जाएगा तुम्हें पता है, अर्जेंटीना। 8वें नंबर पे कौन सा देश है, अर्जेंटीना। तो आपने इसके अंदर कर देगा क्षेत्रफल में, सबसे नंबर 1 पर रूस है, दूसरे पे कनाडा है, तीसरे पे यूएसए है, और चौथे पे चाइना है, और 5वें पे क्या है, ब्राज़ील है, और छठे पे ऑस्ट्रेलिया है, और 7वें पे क्या है हमारा, भारत है। 7वें पे क्या है हमारा, भारत है। 7वें पे क्या है हमारा, भारत है। तो आपने ये जाना। अब देखते हैं, देखिए, तो भारत के पास दुनिया के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा है, भारत के पास दुनिया के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत हिस्सा है, आप ये देखिए 2.4%, यानी दुनिया के क्षेत्रफल का जो हिस्सा है वो भारत के पास 2.4, यानी विश्व की इतनी भूमि का, यानी विश्व की टोटल भूमि का अगर देखें तो भारत के पास 2.4 स्थल है, जबकि विश्व की दुनिया का जो जनसंख्या का भाग कितना है, 17.2 है, यानी दुनिया की जनसंख्या का 2.4 भाग पर रहता है। देखिए हमारे देश की जनसंख्या कितनी बिगेस्ट है। तो आपने जाना भारत 7वें क्षेत्रफल में क्या स्थान पर आता है, 7वें पे आता है। आपको ये सब चीज़ें तो मिल जाएंगी, लेकिन अब शुरुआत है, अब मैं करने जा रहा हूँ जहाँ तक क्वेश्चन लगातार बनते हैं, और आए भी हैं और आएंगे आगे भी। तो सबसे पहले हम देखेंगे भारत का क्षेत्रफल, यानी कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल कितना है।
देखिए तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263, यानी भारत का जो क्षेत्रफल है जो दुनिया का 2.4% है वो कितना है, 32,87,263, यानी भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263। और भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई यानी कि जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक की लंबाई कितनी है तुम्हारी, वो है, यानी उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, यानी कि क्षेत्रफल हो गया ये हो गया उत्तर से दक्षिण की लंबाई। तो ये कितनी है, 3,214, यानी कि 3214 आप शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं। तो भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, यानी यहाँ से लेकर कितनी है, यहाँ पर कितनी है, 3214, यानी कि भारत की जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक 3214। और पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी है, पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी है, 2933, यानी कि भारत के क्षेत्रफल की जो पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी है, यानी कि गुजरात से सरक्षित से लेकर के फलांगू तक यानी केवथू तक कितनी है हमारी, वो है 2933। तो आपने ये जाना। और साथ ही साथ जैसे भारत का क्षेत्रफल 32,87,263, अगर याद करने का सिंपल तरीका ये है कि एक चीज़ को कई बार रिपीट कर दीजिए, वो अपने आप आसान हो जाती है, जिसके बाद वो आप आसानी से याद हो जाती है। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 3214, यानी उत्तर से लेकर के दक्षिण की लंबाई कितनी है भारत की, उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 3214, जबकि पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी है, 29 से 33, यानी कि 2,933 किलोमीटर है। और भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, यानी भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो मुझे लगता है आपने समझी होगी ये। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 37 डिग्री 6 से लेकर के 8 डिग्री 4 तक, ठीक है, 37 डिग्री 6 से लेकर के 8 डिग्री 4 तक भारत के क्षेत्रफल का जो क्षेत्रफल का अक्षांशीय विस्तार है, ये क्या है, अक्षांशीय विस्तार 37 डिग्री 6 से लेकर के 8 डिग्री तक हमारे भारतीय अक्षांश का विस्तार है। जबकि हम देशांतरी विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 से लेकर के 68 डिग्री 7 से लेकर के कितना है, 97 डिग्री 25 तक, 97 डिग्री 25 तक हमारे भारतीय। तो ये हुआ अक्षांशीय विस्तार, यानी कि 37 डिग्री 6 से लेकर के 8 डिग्री 4 तक हमारे अक्षांश का विस्तार है। जबकि देशांतर का जो विकास है वो 68 डिग्री 7 से लेकर के 97 डिग्री 25 तक है। लेकिन इसके अंतर्गत एक और चीज़ देखिए, सबसे दक्षिणी पॉइंट हमारा कहाँ पर है, सबसे दक्षिणी पॉइंट हमारा सबसे दक्षिणी पॉइंट हमारा है निकोबार पर, निकोबार जिसे हम कहते हैं ग्रेट निकोबार। तो यहीं पर एक पॉइंट स्थित है जिसे कहते हैं हम इंदिरा पॉइंट, जो भारतीय दक्षिण का सबसे अंतिम पॉइंट है। लेकिन अगर हम इसके अंतर्गत है जम्मू कश्मीर स्थल रूपी में अगर इस महाद्वीप को अपने भारतीय क्षेत्र में देखते हैं तो यहाँ पे आएगा तमिलनाडु, कन्याकुमारी भी कह सकते हैं। लेकिन पूरा दक्षिणी पॉइंट पूछे तब कहना आप ग्रेट निकोबार पे हमारा अंडमान निकोबार है। क्या है, अंडमान निकोबार पर, अंडमान निकोबार पर कौन सा है तुम्हारा, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट हमारे सबसे लास्ट में स्थित है। तो आपने जाना भारत की अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति, जिसको हम पूरी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं भारत के क्षेत्रफल के हिसाब से और क्या क्या है ऐसी चीज़ हम सीखते हैं। तो आपने जाना तो भारत की स्थल सीमा की लंबाई, भारत की स्थल सीमा की लंबाई, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर हमारे भारतीय स्थल यानी स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर। यानी कि यहाँ से सरक्रीक से लेके देकर करके उस यहाँ पे इस प्रकार, और उसके साथ ही यहाँ तक, कहाँ तक, किवतू तक,
केवेतु तक, यहाँ तक कहते हैं जिसको इस पॉइंट को क्या कहते हैं, केवेतु, इसको कहते हैं हम सरक्रिक। यानी स्थल सीमा की लंबाई कितनी है हमारी, 15,200 किलोमीटर है। तो आप समझे 15,200 किलोमीटर, यानी स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, यानी कि यहाँ से लेकर के वहाँ से कितनी है, 15,200 किलोमीटर। जबकि हम देखें तो तटरेखा की लंबाई कितनी है, तटरेखा की जो लंबाई है वो है हमारी 6100 किलोमीटर। कितनी है, 6100 किलोमीटर। तटरेखा की लंबाई मतलब गुजरात के इस क्षेत्र से लेकर के पश्चिम बंगाल का लास्ट पॉइंट तक, जो कि समुद्री सीमा बनाता है। यानी ये वाले क्षेत्र से लेकर के यहाँ तक केवल तटीय सीमा। लेकिन द्वीपों सहित तटरेखा की लंबाई कितनी है, यानी द्वीपों सहित, यानी द्वीपों सहित तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो वो है तुम्हारी 16.6 किलोमीटर। समझे आप। यानी कि भारत का क्षेत्रफल कितना, 32,87,263, जिसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 है, जिसे आप 3,200 कहते हैं। जबकि पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी है, 2,933 है, या फिर शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं 2933 है। और भारत की जो स्थल सीमा की लंबाई है, यानी कि गुजरात के लेकर के अरुणाचल प्रदेश के जहाँ तक हमारे नीचे म्यांमार तक उस क्षेत्र में जाते हैं, तो वहाँ तक कितनी मिलेगी आपको स्थल सीमा की लंबाई, 15,200 किलोमीटर। जबकि तटरेखा पर, यानी तटरेखा की लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर है। जबकि द्वीपों सहित तटरेखा की लंबाई कितनी है, 7516.6 किलोमीटर है। तो आपने इन स्थानों को जाना। तो भारत में द्वीप भी बसे हैं। द्वीप कौन कौन से हैं, जैसा एक हमारा लक्षद्वीप है जो इस स्थान पर है, कहाँ है, यहाँ पर लक्षद्वीप है। और इधर देखो तो हमारा अंडमान निकोबार है। ठीक है, क्या है, अंडमान निकोबार है। जबकि छुटपुट के स्थानों पे, यानी कि छोटे तौर पे, जैसे पुदुचेरी है तुम्हारा, यहाँ पर है कराईकल है और माहे, जैसे बाकी कराईकल तुम्हारे माहे, और इसके अलावा और भी हैं उसके स्थान पर जो पुदुचेरी के अंतर्गत आते हैं। तो आपने देखो अंडमान निकोबार यहाँ पर है हमारा, और तुम्हारा लक्षद्वीप इधर है। अब आगे चलते हैं तुम्हारे, इसके अंतर्गत हम और चलते हैं। अब जो अगला जो सेगमेंट है हमारा रहने वाला है, वो है भारत की जो सीमा है, हमारे देश की जो राज्यों की सीमा है, यानी भारत के पड़ोसी देशों के साथ कैसे कैसे लगती है, और कौन कौन से राज्य हमारे सीमा लगाते हैं। क्या है, सीमा लगाते हैं, यानी पड़ोसी देशों के साथ हमारे राज्य या फिर भारत कौन कौन से पड़ोसी देशों के साथ सीमा लगाता है, इसे हम देखेंगे। अब जलीय भी देखेंगे और स्थलीय भी देखेंगे, जलीय भी देखेंगे और स्थलीय सीमा भी देखेंगे। तो आपने अक्षांश से ये पूरे भारत का क्षेत्रफल भी पढ़ा, और साथ ही साथ उत्तर से दक्षिण की लंबाई के बारे में भी पढ़ा आपने। अब हम देखेंगे क्या, भारत के साथ पड़ोसी देशों की जो सीमा लगती है हमारी। ठीक है, अब हम देखेंगे जो पड़ोसी देशों के साथ हमारी सीमा लगती है। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा देश यहाँ पे पड़ता है हमारा पाकिस्तान, यानी इस स्थान में कौन सा पड़ता है, पाकिस्तान। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, पाक, यानी पाकिस्तान पड़ता है यहाँ पर। पाकिस्तान यहाँ तक सीमा बनाता है। उसके साथ ही यहाँ पे पड़ता है अफगानिस्तान, यानी यहाँ पे कौन सा है, अफगानिस्तान, जो कि हमारे देश की सबसे छोटी सीमा लगाता है। और यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, चाइना, यानी अभी चाइना कह दीजिए। यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, चाइना आ जाएगा, यानी जिसे हम चीन बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा नेपाल, नेपाल आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, और यहाँ पर आ जाएगा भूटान। क्या आ जाएगा यहाँ पर, भूटान। आप समझे, यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, और इसके साइड में यहाँ पर आ जाएगा म्यांमार, यानी म्यांमार। ठीक है, म्यांमार। ठीक है, जिसे म्यांमार कहते हैं, जिसे पूर्व में किस नाम से जाना जाता था, बर्मा के नाम से जाना जाता है। तो आप समझे, यहाँ पाकिस्तान है, भारत के उत्तर पश्चिम एरिया में कौन है, पाकिस्तान है, उत्तर में अफगानिस्तान है, और यहाँ पे भी क्या है, चाइना है। चाइना की सीमा हमारे देखो इन राज्यों से भी लगती है, और वहाँ अभी राज्य देखेंगे हम, लेकिन मोटे तौर पे यहाँ इस क्षेत्र में भी लगती है, और पूर्वोत्तर के कुछ राज्य हैं उनके साथ भी सीमा लगती है। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल और भूटान और तुम्हारा
बांग्लादेश, बांग्लादेश, यानी ये हमारे स्थलीय सीमा लगाने वाले देश हैं। जैसे ठीक है, कौन कितने देश हैं अब आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 देश हमसे टोटली स्थलीय सीमा लगाते हैं, इनके अलावा हमारा कोई सीमा नहीं लगाता है। तो अब देखते हैं हम कौन कौन से राज्य इस देश से हमारे अन्य देशों से सीमा लगाते हैं। ठीक है, पाकिस्तान के साथ कौन से राज्य सीमा लगाते हैं, अफगानिस्तान के साथ कौन से केंद्र शासित प्रदेश, और चाइना के साथ कौन कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सीमा लगाते हैं, और हमारे नेपाल के साथ कौन से राज्य सीमा लगाते हैं, और भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ कौन कौन से सीमा लगाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान के साथ ही। तो पाकिस्तान में जो सबसे पहले जो सीमा लगाते हैं वो है तुम्हारा गुजरात। ये जो गुजरात क्षेत्र है, सबसे पहले पाकिस्तान की सीमा कौन लगाता है, तुम्हारा गुजरात, गुजरात। और यह अगले जो सीमा लगाता है उसका नाम है राजस्थान। अगली क्या है, गुजरात लगाता है, फिर राजस्थान है। देखो ट्रिक से याद करते हैं बहुत जगह, लेकिन अगर जैसे ही आपने एक बार इस तरीक़ा से याद कर लिया मैप के थ्रू, तो आप पहली बार में सीख जाएंगे, नहीं आपको कोई बोली भैया। तो आपने देखा, तो देखिए गुजरात, ठीक है, पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, और तीसरा कौन सा होगा तुम्हारा, पंजाब। ठीक है, कौन सा है, पंजाब। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, और तुम्हारा आ जाएगा यहाँ पे जम्मू कश्मीर। ठीक है, कौन सा आ जाएगा, जम्मू कश्मीर आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर, जिसे बोलते हैं हम JK, यानी जम्मू कश्मीर। आप तो ये केंद्र शासित प्रदेश बन गए। तो यहाँ पे जो पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगाता है, उसका पहला जो राज्य है उसका नाम है गुजरात, राजस्थान और पंजाब एंड जम्मू कश्मीर। ठीक है, अब इस देखिए, अब 3 राज्य हो गए और एक है केंद्र शासित प्रदेश। जम्मू कश्मीर को अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर ये क्या है, हमारे पड़ोसी यानी पाकिस्तान के साथ सीमा लगाते हैं। ठीक है, और देखो अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, पहले से राज्य कहते थे, लेकिन अब केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पे क्या अफगानिस्तान की सीमा साथ साझा करता है। और इसके अब आपने जाना, यानी पाकिस्तान के साथ कौन कौन सीमा लगाता है, तुम्हारा गुजरात लगाता है, राजस्थान लगाता है, पंजाब लगा जाता है और जम्मू कश्मीर भी लगाता है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर अफगानिस्तान से और तुम्हारे पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, आपने ही जाना। अब आते हैं हमारे चाइना यानी चीन। देखो पहले ये जम्मू कश्मीर नहीं था, तो जम्मू कश्मीर नहीं था तो यहाँ पे क्या हम सीधे बोलते थे कि जम्मू कश्मीर सीमा लगाती है। अब आप देखना कि वास्तव में जम्मू कश्मीर सीमा लगाता है, जैसे मैप में आप देखिएगा। तो चीन के साथ कौन कौन से राज्य अब सीमा लगाते हैं, सबसे पहले तुम्हारा है केंद्र शासित प्रदेश है, जिसे कहते हैं हम लद्दाख। क्या कहते हैं, लद्दाख। तो चाइना के साथ सबसे पहला जो केंद्र शासित यानी यूनियन टेरिटरी है वो तुम्हारा लद्दाख है। ठीक है, जिसकी राजधानी क्या है, लेह। यहाँ पे क्या है तुम्हारा, हिमाचल प्रदेश है। दूसरा राज्य कौन सा है तुम्हारा, हिमाचल प्रदेश है। और तीसरा कौन है यहाँ पे तुम्हारा, उत्तराखंड है, यानी यूपी है, यानी कौन सा है, उत्तराखंड। ठीक है, आपने जाना। जैसे देखो यहाँ पे अभी विवाद हुआ था नेपाल के साथ, जिसमें लिम्पियोधरा और तुम्हारे धारचूला और काला पानी लेकर 3 स्थान माने गए थे, जो कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा विवादित मुद्दे बनाए गए। तो यहाँ पे तीनों देशों के साथ सीमा, यानी कि हमारे जो देश के साथ जो एक ब्रिज बनाया था, जिसकी जो मानसरोवर तिब्बत की यात्रा को आसान कर देता है। इस जगह से अगर हम यहाँ से घूम के जाते हैं तो बहुत लंबा पड़ता है। तो नेपाल और भारत ने का सीमा मतलब एक संधि करके बताया था कि यहाँ पे आप पुल बना करके साथ यहाँ से नज़दीक पड़ता था, इस वजह से मानसरोवर झील के लिए मानसरोवर तिब्बत के लिए जा सकते हैं दर्शन करने के लिए। तो उसी को लेकर देखो समझते हैं, यहाँ पे क्या है, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है और उत्तराखंड है। यानी ऊपर कितने लगाते हैं, केवल 3, एक केंद्र शासित प्रदेश और 2 हमारे राज्य सीमा लगाते हैं। तो अगला जो राज्य है उसका नाम क्या है, सिक्किम।
यानी सिक्किम जो राज्य है उसका ये भी कौन किसके साथ सीमा लगाता है, सीधा तुम्हारा लगाता है चाइना के साथ। और आगे चलिए तुम्हारा वो है अरुणाचल प्रदेश। क्या है, अरुणाचल प्रदेश। आपने जाना चीन के साथ कौन कौन सा सीमा लगाता है, एक तुम्हारा लद्दाख लगाता है, हिमाचल प्रदेश लगाता है, उत्तराखंड लगाता है, सिक्किम लगाता है और तुम्हारा अरुणाचल प्रदेश। यानी ये कितने राज्य, 1 2 3 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, टोटल कितने हुए 5। यानी लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और तुम्हारा सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। यानी ये कुल टोटल क्या है 5 राज्य हमारे कह सकते हैं, या फिर एक केंद्र शासित हमारे क्या इनके साथ सीमा साझा करता है। तो आपने ये जाना, यानी आपने पाकिस्तान का देख लिया, अफगानिस्तान का देख लिया, चाइना का देख लिया। अब चलते हैं हमारे नेपाल पर। नेपाल के साथ कौन कौन से राज्य सीमा लगाते हैं, तो आप देखेंगे पहला तो उत्तराखंड ही है, दूसरा है तुम्हारा उत्तर प्रदेश, दूसरा क्या है तुम्हारा यूपी यानी उत्तर प्रदेश, और इससे अगला जो स्थान है अगला कौन सा है वो है बिहार। कौन सा है, बिहार। और इससे अगला स्थान है, यहीं पे सबसे ज़्यादा गड़बड़ होती है, यानी कि बिहार और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल और तुम्हारा सिक्किम। नेपाल के साथ कौन कौन सीधा साझा करता है, तुम्हारा उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है और सिक्किम। यानी टोटल कितने राज्य, 1 2 3 4 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, जिनमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार और पश्चिम बंगाल और सिक्किम। यानी ये टोटल कितने 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। आप इसे ये भी समझ में आएगा। अगले देश को देखते हैं जिसका क्या है भूटान। तो भूटान के साथ भी क्या, देखो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर, ये पश्चिम बंगाल का ये कौन सा दार्जिलिंग वाला क्षेत्र है, कैसा है दार्जिलिंग वाला क्षेत्र है। तो वहाँ पर भी भूटान के साथ सीमा साझा करता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का करता है भूटान के साथ भी सीमा साझा करता है। तो एक पश्चिम बंगाल हो गया तुम्हारा, एक हो गया असम हो गया यहाँ पे, और दूसरा है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यानी असम। ठीक है, यानी कि तुम्हारा भूटान के साथ कौन कौन सीमा साझा करता है, एक है तुम्हारा सिक्किम और दूसरा है तुम्हारा पश्चिम बंगाल, सिक्किम और तुम्हारा असम और अरुणाचल प्रदेश। यानी कि कौन कौन सीमा साझा करता है भूटान के साथ, एक करता है पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है, असम है और अरुणाचल प्रदेश। ये यानी टोटली 4 राज्य हमारे किसके साथ सीमा साझा करते हैं, भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। इस प्रकार हम अगले राज्यों की बात करेंगे। अगले राज्य मतलब कि ये वाला स्थान, हमने अभी भूटान को देखा जहाँ सिक्किम में, ये क्या है हमारा सिक्किम में, ये क्या है हमारा सिक्किम है यहाँ पर, और उसके उत्तर में क्या है पश्चिम बंगाल भी सीमा साझा करता है जो दार्जिलिंग वाला क्षेत्र है, और यहाँ पे कौन सा है तुम्हारा असम है, और यहाँ पे क्या है अरुणाचल प्रदेश है। यानी किसके साथ सीमा साझा करते हैं ये तुम्हारे भूटान के साथ। लेकिन अगला हम आगे देखेंगे वो तुम्हारा म्यांमार। ठीक है, म्यांमार। तो सबसे पहला तो अरुणाचल प्रदेश ही है हमारा। ठीक है, एक बार और बता दूँ मैं सभी को, जो भूटान है वो पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ क्या है सीमा साझा करता है। और आगे देखिए म्यांमार के साथ, म्यांमार के साथ कौन कौन से राज्य हमारी सीमा लगाते हैं। पहले तो वो तुम्हारा अरुणाचल प्रदेश, फिर आ जाएगा तुम्हारा नागालैंड। ठीक है, नागालैंड। और तीसरा आ जाएगा तुम्हारा मणिपुर, मणिपुर। और चौथा तुम्हारा क्या आ जाएगा तुम्हारा मिजोरम, मिजोरम। यानी कि ये 4 राज्य हमारे म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से राज्य साथ सीमा साझा करते हैं, एक अरुणाचल प्रदेश है, दूसरा नागालैंड है, तीसरा तुम्हारा मणिपुर है और चौथा है तुम्हारा मिजोरम। यानी कि टोटली 4 राज्य तुम्हारे क्या है म्यांमार के साथ, कौन के साथ, म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो अब हम अगले पड़ाव में क्या है बांग्लादेश को देखते हैं। क्या देखते हैं, बांग्लादेश को देखते हैं। अभी मैं सीमा भी बताऊंगा किसके साथ ज़्यादा लगती है, किसके साथ कम है, और कौन दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर, ये सब चीज़ देखेंगे अभी। लेकिन अभी क्या हम राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। तो अगले जो क्रम में है वो है तुम्हारा बांग्लादेश। अगले जो क्रम में क्या है तुम्हारा है बांग्लादेश। तो कौन सा है तुम्हारा बांग्लादेश। अगले जो क्रम में होगा वो कौन सा होगा तुम्हारा बांग्लादेश होगा। यानी बांग्लादेश के साथ कौन कौन सीमा तुम्हारी साझा करता है, आइए देखते हैं बहुत ईजीली।
देखो अगर इसको अब ध्यान के साथ मैप बनाकर 2-3 बार खुद ही याद कर लोगे तो ये अपने आप ही आसानी तरीके से याद हो जाएगा ना, आपको ट्रिक की ज़रूरत है। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि बचपन में भी ये किया, यानी भारत के बचपन में भी ये किया तो उसके साथ ट्रिक के साथ याद करते हैं, लेकिन इनका बिना ट्रिक के आप इस तरीके से छोटा सा मैप बना के साथ इसे आसानी से याद कर सकेंगे। 2-3 बार फिरने के बाद ही आपका क्या ये पूरा याद हो जाता है और अच्छी तरीक़ा से आप समझ विकसित हो जाती है। अब देखते हैं तुम्हारे बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश के साथ कौन कौन सीमा साझा करता है। तो तुम्हारे यहाँ देखो एक तो आ जाता है तुम्हारे, देखो इसमें असम नहीं है, मैं आपको बता दूँ बांग्लादेश के साथ कौन सा राज्य सीमा नहीं लगाता है, तुम्हारा वो असम नहीं हो सकता है। आप देखिएगा ज़रूर एक आध बार, और आपको लगे मैं फिर भी आप देखिएगा ज़रूर यहाँ पे असम सीमा लगाता है नहीं, आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप उसको बताइएगा ज़रूर। तो अब ये क्या है, बांग्लादेश के साथ कौन कौन राज्य सीमा साझा करता है। एक तो सबसे बड़ी है तुम्हारा पश्चिम बंगाल ही है, इधर कौन सा आ जाएगा तुम्हारा, त्रिपुरा आ जाएगा, ठीक, कौन सा आ जाएगा, त्रिपुरा। और यहाँ पर कौन सा आ जाएगा तुम्हारा, मेघालय, ठीक है, कौन सा आ जाएगा यहाँ पर, मेघालय। और यहाँ कौन सा आ जाएगा तुम्हारा, असम आ जाएगा, ठीक है, कौन सा आ जाएगा, असम। एक पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है और तुम्हारा त्रिपुरा है। ये 4 राज्य का है हमारे बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सभी राज्य को लेकर के जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो गया होगा। और साथ ही साथ आपने देखा मैंने एक एक करके सभी जो राज्य हैं कौन कौन से देश के साथ सीमा साझा करते हैं। अक्सर आप दक्षिण यानी पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर के कन्फ्यूज़न में रहते होंगे, आप देख लीजिए, मैं दोबारा कोशिश करता हूँ। देखो पाकिस्तान के साथ सीमा लगाने वाले राज्य गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगर पूछे कितने राज्य सीमा लगाते हैं तो 1, 2, 3, और कितने केंद्र शासित प्रदेश सीमा लगाते हैं, सिर्फ 1, ठीक है। और आगे चलते हैं अफगानिस्तान के साथ एक ही सीमा लगाता है, वो है तुम्हारा जम्मू कश्मीर क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है जो अफगानिस्तान की सीमा लगाता है। दूसरा क्या है तुम्हारा लद्दाख क्या है तुम्हारा चाइना के साथ सीमा लगाता है, ठीक है, ये केंद्र शासित प्रदेश होगा। अब देखते हैं, देखो चाइना के साथ लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और तुम्हारा सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये राज्य क्या है तुम्हारे चाइना के साथ सीमा लगाते हैं। कितने राज्य हैं, 1, 2, 3, 4 राज्य क्या तुम्हारे किसके साथ सीमा लगाते हैं, चाइना के साथ सीमा लगाते हैं। जिसके अंतर्गत देखिए लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है और तुम्हारा सिक्किम है और तुम्हारा अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। अब चाहे तो लिख भी सकते हैं, मैं बता देता हूँ आपको लिख के एक बार, तो ये आपको समझ में आया होगा। मैं दोबारा बना के दिखा दूँगा अभी, आप एक बार देख लीजिए कौन कौन सा राज्य किसके साथ सीमा लगाता है। जैसे पहला देखिए पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ देखो गुजरात, राजस्थान, पंजाब और तुम्हारा क्या है जम्मू कश्मीर, ठीक है। ये क्या है तुम्हारे पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और 3 राज्य। अगला क्या है तुम्हारा अफगानिस्तान के साथ कौन कौन सीमा साझा करता है तुम्हारा एकमात्र वो है अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान मैंने क्या बोल दिया, ये तुम्हारा जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर, तो ठीक है। अफगानिस्तान के साथ जो सीमा एक मतलब शेयर करता है केंद्र से वो जम्मू कश्मीर। आगे देखिए आगे आ जाता है चीन, चाइना जैसे तुम्हारा लद्दाख है, फिर
लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। यानी ये 4 कितनी 1 2 3 4 5 5 गए तुम्हारे आपके साथ सीमा साझा करते हैं। इसके आगे क्या रहता है नेपाल, क्या है नेपाल। नेपाल के साथ कौन सा देखो तुम्हारा उत्तराखंड है, यूपी है, बिहार है, तुम्हारा पश्चिम बंगाल है और क्या है तुम्हारा सिक्किम, यानी सिक्किम। ठीक है, क्या है सिक्किम। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा देखो नेपाल के साथ उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है और पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये क्या है तुम्हारे इसके साथ सीमा साझा करते हैं नेपाल के साथ। अगले क्रम में आता है भूटान। भूटान कौन है देखिए, एक तो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, दूसरा सिक्किम है, सिक्किम और इसके साथ अगला क्या तुम्हारा असम है, असम है और आगे क्या है तुम्हारा अरुणाचल प्रदेश है। भूटान के साथ एक है अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, आप देखिए एक बार ये क्या है तुम्हारे सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश ये साथ सीमा साझा करते हैं। दूसरा क्या है तुम्हारा भूटान। ठीक है, भूटान अभी हमने देखा एक मात्र राज्य, 2 और रह गए अभी, जिसके अंदर म्यांमार। क्या है म्यांमार। म्यांमार के साथ कौन कौन सीमा साझा करता है तुम्हारा अरुणाचल प्रदेश है, क्या है अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है तुम्हारा। ठीक है, और दूसरा तुम्हारा क्या है तुम्हारा वहाँ पर नागालैंड है, जो पुराना यानी नागालैंड है और दूसरा कौन सा है तुम्हारा मणिपुर है, मणिपुर है और तीसरा मणिपुर और चौथा क्या है तुम्हारा मिजोरम, मिजोरम। यानी ये टोटल राज्य किसके साथ सीमा साझा करते हैं हमारे म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। अब एकमात्र बचा है तुम्हारा बांग्लादेश। बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ कौन कौन सीमा साझा करता है देखो, पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, मेघालय है और तुम्हारा कौन सा है त्रिपुरा। यानी ये त्रिपुरा, यानी ये राज्य है तुम्हारे किसके साथ सीमा साझा करते हैं अपने पड़ोसी देशों के साथ। ये टोटली आपने देखे सभी राज्य का सीमा साझा करते हैं, तो ठीक है सीमा साझा करते हैं। मतलब पूरी वीडियो में ऐसे तरीके से बनाओ जिसके अंतर्गत सभी जो आयाम है आगा साइज एंड लोकेशन को लेकर सभी कवर होगा। तो देखिए आपने तो सबसे अधिक जो हमारी सीमा है किसके साथ लगती है तुम्हारी सबसे अधिक सीमा जो किसके साथ लगती है आप जान पा रहे हैं। सबसे जो अधिक सीमा लगती है वो क्या लगती है तुम्हारे बांग्लादेश के साथ 4000 दूर 4000 किलोमीटर से सबसे ज़्यादा अधिक सीमा लगती है तुम्हारे बांग्लादेश में। लेकिन उसके बाद किसकी ज़्यादा सीमा लगती है तुम्हारे चाइना का, आप देख सकते हो चीन के साथ सबसे ज़्यादा सीमा लगती है। उसके बाद सबसे कम किसकी लगती है, सबसे कम लगती है अफगानिस्तान कितनी 106 किलोमीटर। तो आपने सबसे ज़्यादा किसकी लगती है बांग्लादेश की और सबसे कम लगती है अफगानिस्तान की। लेकिन दूसरे नंबर पर किसकी लगती है तुम्हारी चीन की और बाकी बात सबसे कम किसकी लगती है तुम्हारे पाकिस्तान की लगती है। फिर तीसरे नंबर पर बाकी बात किसके साथ लगती है नेपाल के साथ। फिर वहाँ से कम किसके बाद लगती है तुम्हारे म्यांमार के बाद। फिर बाद किसके साथ लगती है भूटान के बाद। फिर एक लास्ट में बचता है तुम्हारा अफगानिस्तान। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने देखा सभी टोटली जो हमारे पड़ोसी देश हैं जो स्थल के रूप में हमसे जुड़े हुए हैं उनके साथ हमने सभी के साथ कौन कौन से राज्य सीमा करते हुए देखे। अब चलते हैं थोड़ा जलीय देशों पर। जलीय देश कौन कौन से हमारे देश के साथ सीमा लगाती हैं और कहाँ कहाँ पर लगाते हैं। इस वीडियो के अंदर आपके अंदर एक भी डाउट नहीं रहने वाला, जितनी आगामी स्थिति को लेकर कोई भी डाउट नहीं रहने वाला।
लेकिन ये हमारे कैसे समुद्री सीमा का 30 का ये तुम्हारा चाहना वाला है, इस तरीके से हम अपने तरीके से एक तो देखते हो जैसे हम यहाँ रहते थे हमारा अंडमान निकोबार 3 का इस तरीके से यहाँ पर विकसित हुआ। तो यहाँ पर एक इस तरीके से अंडमान निकोबार यहाँ पर देखिए विकसित हुआ। इसके बाद एक जावा एवं सुमात्रा इंडोनेशिया का द्वीप होता है, सुमात्रा जिसे कहते हैं, वो हमारे इसके साथ सीमा लगाता है। तो सबसे नज़दीक यानी एक तो हमारा श्रीलंका है जो चलिए देश सीमा लगाता है, लेकिन उसके बाद सबसे नज़दीक आता है वो है तुम्हारा इंडोनेशिया, इंडोनेशिया ठीक है। सबसे क्या लगाता है श्रीलंका, श्रीलंका है सबसे नज़दीक सीमा लगाता है, लेकिन दूसरा सबसे अधिक कौन सा हमारा इंडोनेशिया, जो कि ग्रेट निकोबार यानी ग्रेट निकोबार जो ग्रेट चैनल है इंडोनेशिया से इंदिरा पॉइंट के बीच सीमा को लगाता है। उसके बाद कौन आता है तुम्हारे यहाँ पर आ जाता है मालदीव, मालदीव भारत के साथ कौन लगाते हैं, यहाँ श्रीलंका है, श्रीलंका। उसके बाद यहाँ पर कौन सा है मालदीव। तो ये तुम्हारे क्या है सीमा। ऐसे तो ये तीनों मेजर जो देश हैं ये हमारे भारत के साथ में सीमा साझा करते हैं, कौन से जलीय रूप। आपने ये भी जाना। अब आगे बढ़ते हैं। तो आपने मुझे लगता है ये सब चीज़ जानी होगी पड़ोसी देशों के साथ। आगे चलते हैं। आगे अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं भारत की रेखा, यानी कौन सी भारत की कौन कौन से राज्यों से कौन कौन सी रेखा गुजरती है। फिर उसके बाद हम दर्रे देखने वाले हैं, फिर उसके बाद हम समाप्त कर देंगे, उसके बाद हम आगे के फल देखेंगे। ठीक है। भारत की रेखा और देख लेते हैं जिसके अंतर्गत हमारी कर्क रेखा केंद्र राज्यों से होकर के गुजरती है। हम देखेंगे भारत कौन कौन सी रेखा जो हमारी कर्क रेखा है वो कहाँ से निकल जाती है, और मानक समय रेखा क्या है वो किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो अगला जो क्रम है वो हमारी मानक समय है। एक कर्क रेखा है, कर्क रेखा वो देखेंगे किन राज्यों से होकर के गुजरती है। किन राज्यों से होकर के गुजरती है। तो आप देखेंगे सबसे पहले तो तुम्हारा गुजरात है। सबसे पहले कौन सा है तुम्हारा गुजरात है, गुजरात ये रहा गुजरात है। तो एक दूसरा है तुम्हारा राजस्थान का हिस्सा, और इससे अगला क्या है मध्य प्रदेश का हिस्सा। इसके बाद अगला क्या है झारखंड का हिस्सा है। इसके बाद तुम्हारे पश्चिम बंगाल का पोर्शन है। उसके बाद क्या है त्रिपुरा और मिजोरम, यानी टोटल 8 राज्य हैं। तुम्हारे गुजरात होगी 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, समझे। झारखंड बोल दिया, छत्तीसगढ़ बोल दिया, एक छत्तीसगढ़ है तुम्हारा और झारखंड, यानी इन राज्यों से होकर के तुम्हारी कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से। पहला कौन सा तुम्हारा गुजरात हो गया, दूसरा क्या है राजस्थान, दूसरा कौन सा तुम्हारा राजस्थान, और ये कौन सा तुम्हारा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। फिर कौन सा है तुम्हारा इधर आता है कौन सा क्या है मध्य प्रदेश के बाद आ जाएगा तुम्हारा झारखंड, झारखंड। नीचे कौन सा लिया होगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। फिर उसके बाद कौन सा लिया होगा यहाँ पर पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। उसके बाद कौन सा आ जाएगा तुम्हारे यहाँ पे त्रिपुरा, फिर कौन सा आ जाएगा तुम्हारा मिजोरम। यानी टोटल तुम्हारे इतने राज्य हमारे क्या है कर्क रेखा पर स्थित है। कौन सा एक तो तुम्हारा गुजरात, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और मिजोरम में टोटल 8 1 2 3 4 5 6 7 8। आप समझ के होंगे कि कर्क रेखा के साथ कौन कौन से राज्य सीमा लगाते हैं, कौन कौन से
जैसे एक ट्रिक भी है इसकी, लेकिन मैं ट्रिक को सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि कर्क रेखा पर जो गुजरने वाले राज्य हैं आप एक मैप बनाकर किस तरीके से देखेंगे तो एक बार में समझ आएंगे। ठीक है, तो आप देखते हैं जैसे तुम्हारा सबसे पहला कौन सा पड़ा है, तुम्हारा गुजरात, क्रम क्या है गुजरात, राजस्थान, क्रम में एकदम राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद कौन सा है तुम्हारा, मध्य प्रदेश के बाद कौन सा आ जाता है तुम्हारा, झारखंड, उसके बाद कौन आ जाता है तुम्हारा, इसके बाद आता है तुम्हारा छत्तीसगढ़, उसके बाद कौन आ जाता है तुम्हारा, छत्तीसगढ़ के बाद कौन सा राज्य आता है वो तुम्हारा है पश्चिम बंगाल, उसके बाद कौन आता है तुम्हारा, पश्चिम बंगाल के बाद आ जाएगा तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 और त्रिपुरा और क्या जाएगा मिजोरम, मिजोरम को बोल दीजिएगा, ठीक है, आ जाएगा मिजोरम। टोटली ये राज्य हैं जो कि कर्क रेखा पर स्थित हैं। यहाँ पर कर्क रेखा पर स्थित हैं। आपने जाना कि कर्क रेखा पर हमारे कौन कौन से राज्य स्थित हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहला कौन सा तुम्हारा गुजरात है, राजस्थान है, यानी ये लास्ट में पड़ता है, इसको मैं टाइम नहीं तो कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते। मिजोरम, मिजोरम सबसे पहला कौन सा गुजरात है, दूसरा राजस्थान है, तीसरा मध्य प्रदेश है, चौथा झारखंड है, पाँचवा छत्तीसगढ़ है और छठा तुम्हारा क्या है पश्चिम बंगाल है, सातवां त्रिपुरा है और आठवां तुम्हारा मिजोरम है। तो ये चीज़ें हैं, तुम्हें कर्क रेखा वाले राज्य भी जाने। तो कल वो हम यहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे, जिसके अंतर्गत हम कुछ शहरों के नाम बता देता हूँ। अभी कर रहे मानक समय रेखा के बारे में और बात कर लेते हैं। मानक समय रेखा के बारे में और बात कर लेते हैं। कर्क रेखा में देखिए और आप लिखते जाइए, मुझे ऐसे आता है कि साथ ही साथ आप लिखते चल लेंगे, नोट्स बनाते चल रही और साथ ही साथ मैपिंग का भी मैं भरपूर उपयोग कर रहा हूँ, जिसके अंतर्गत आपको याद करने में भी सहायता मिलेगी। अब देखिए तुम्हारे मानक समय रेखा यानी हमारे भारत का जो समय दिया गया है, मैं आपको कुछ बता देता हूँ इसके बारे में। ठीक है, कुछ और बता देता हूँ, जैसे कि कौन कर्क रेखा के सारे हमारे कौन कौन से राज्यों के महत्वपूर्ण शहर पड़ते हैं। कर्क रेखा के पास कौन कौन से महत्वपूर्ण राज्यों के शहर पड़ते हैं, तो वो भी मैं देख लेता हूँ।